नमस्कार, जिसके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। लॉकडाउन के बीच शनिवार को छावनी स्थित विद्युत विभाग के काउंटर पर विद्युत उपभोग बिल जमा कराने पहुंचे, जहां उपभोक्ताओं से छूट के बावजूद विलंब शुल्क के रूप में राशि वसूली जा रही थी। जानकारी के बाद उपभोक्ताओं ने नाराजगी जताई कि एक और तो विभाग 31 मई तक बिल जमा कराने पर पेनल्टी नहीं वसूलने के आदेश जारी कर रहा है और दूसरी ओर काउंटर पर राशि वसूली जा रही है। पेनल्टी लेने की बात को लेकर उपभोक्ताओं और काउंटर पर बिल जमा कराने वाले व्यक्ति के बीच में तनातनी भी हुई। इसको कहना था कि उसके सिस्टम में उसको लेकर कोई अपडेट नहीं हुआ, अतः सिस्टम के अनुसार तो राशि पेनल्टी सहित ही जमा करवानी होगी। इस पर विद्युत उपभोक्ताओं ने विभाग के एईएन से बातचीत की तो अपनी समस्या बताई और उपभोक्ताओं की इस समस्या को लेकर विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने विद्युत बिल जमा करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ताओं से पेनल्टी राशि नहीं लेते हुए बिल जमा कराने के निर्देश दिए। इसके बाद उपभोक्ताओं ने अपने बिल जमा करवाए। मालूम हो कि विद्युत विभाग ने 31 मई तक बकाया विद्युत बिल जमा कराने पर पेनल्टी नहीं वसूलने और 150 यूनिट उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 5% छूट की घोषणा की है, जो कि अगले बिल में समायोजित की जाएगी। 31 मई के बाद बिल जमा करवाने पर न तो पेनल्टी माफ होगी और न ही छूट का फायदा मिलेगा। बिल जमा कराने आए जब यहाँ पे पेनल्टी मांग रहे थे। अच्छा, यहाँ से नंबर दिया, मतलब ईएन का कोई किसका नंबर दिया हमको, वहाँ से बात करिए कि आप जैन से बात करो। जैन से बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में तो ऑर्डर है कि भाई पेनल्टी सही जमा कराओ तो ठीक है, नहीं तो हम बिल 1 तारीख बाद में कनेक्शन काट देंगे। उसके बाद में फिर वो मतलब बात करके फिर एसडीएम से बात करके फिर माफ करके ये जमा कराया बिल। हाँ, राजस्थान सरकार और गवर्नमेंट की तरफ से छूट दे रखी 31 मई, उसके बाद में ये पेनल्टी वसूल कर रहे हैं। हमने एसडीएम साहब से और एक्शन साहब से बात की, उसके बाद में ये बिल जमा कर रहे हैं बिगर पेनल्टी के। ये तो इनकी मनमानी है। ये क्या सॉफ्टवेयर में अपडेट नहीं है तो गवर्नमेंट को चाहिए, ये मतलब को चाहिए कि अफसर को बोला इसको सॉफ्टवेयर को सही कराएं। ये पब्लिक आम पब्लिक दुखी हो रही है और धमकी लगा रहे 31 तारीख को कनेक्शन काट देंगे भाई जून की 1 तारीख में। ये कोई बात हुई क्या? पब्लिक को परेशान, वैसे ही पब्लिक तो मीडियम क्लास तो वैसे ही दुखी है, नौकरी वाले वैसे ही दुखी है और फिर ये दुखी कर रहे हैं बिजली के बिलों में। और बिल आया नहीं, 2-2 महीने के बिल पुराना नहीं आया और इस बार भी बिल नहीं आया। जमा कराना है तो ये नाटक हो रहा है यहाँ पर। बिल के नंबर लेकर बिल तो आया ही नहीं है, निकाला पुराना बिल आए हैं। तो नया बिल होता था तुरंत जमा करते हैं, पेनल्टी होती नहीं होती मालूम पड़ जाता है। बिल होता तो उसमें मालूम पड़ जाता कि पेनल्टी लगाई नहीं लगाई। बिल तो है ही नहीं हमारे पास। तो राज्य सरकार जेल विभाग के एडीजी एनआरके रेड्डी शनिवार को अचानक सिटी थाने पहुंचे। इस दौरान डिप्टी हीरालाल सैनी ने रेड्डी की अगुवानी की। अगुवानी के दौरान सिटी थानाधिकारी रविंद्र सिंह हाडा भी उपस्थित रहे। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने रेड्डी का अभिवादन करते हुए उनका स्वागत किया। अधिकारियों से मुलाकात के बाद रेड्डी ने सिटी थाने के स्वागत कक्ष, मालखाना सहित अन्य कक्षों का अवलोकन किया और थाने की सभी व्यवस्थाओं पर संतोष जाहिर किया। इस दौरान शहर के कुछ गणमान्य लोगों ने भी एडीजी रेड्डी से मुलाकात कर शहर के हालातों पर चर्चा की। मालूम है कि एडीजी एनआरके रेड्डी शनिवार को जोधपुर से जयपुर जा रहे थे। इस दौरान कुछ समय के लिए सिटी थाने पहुंचे थे। रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन और नारी शक्ति संगठन के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों की मदद के लिए रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय के ब्लड बैंक में आयोजित शिविर का शुभारंभ ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर मुकुल राजवंशी ने किया। शिविर के दौरान पहले दिन 21 यूनिट रक्तदान किया गया। इस मौके पर रक्तवीरों को मास्क, सैनिटाइजर, प्रशस्ति पत्र और मुख्य पक्षियों के लिए परिंदे भेंट किए गए। मालूम हो कि थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों को हर 15-20 दिन में ब्लड की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में प्राप्त रक्त को थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों के लिए भेजा जाएगा। शिविर शुभारंभ के मौके पर नारी शक्ति संगठन से ममता गुप्ता, सोनिया सरवा और रेड आर्मी से शिवम ग्वाला, शैलेंद्र साखला, आयुष मुंदड़ा, जेकी साहू, पंकज भाटी आदि ने अपनी सेवाएं दी। श्री स्वर्णकार संस्था ब्यावर ने केंद्र सरकार से मध्यम वर्ग से नीचे और गरीबी रेखा से ऊपर के लोगों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इस बाबत संस्था की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण वर्तमान में कोविड-19 के कारण जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो गया है। वर्तमान में ब्यावर शहर में भी छोटे छोटे व्यापारियों, सोने चांदी के कार्य करने वाले कारीगरों और अन्य कार्य करने वाले कारीगरों की स्थिति काफी दयनीय है। सरकार ने कोरोना संक्रमण काल के चलते आमजन को राहत पहुंचाई है, लेकिन इस तबके के लोगों के लिए किसी प्रकार की सहायता का प्रावधान नहीं रखा गया, जिसके कारण इस व्यवसाय से जुड़े लोगों में मायूसी है। ज्ञापन में बताया गया कि स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े लोगों का जीवन मजदूरी पर आधारित है, अतः इस वर्ग के लोगों के लिए भी आर्थिक सहायता स्वीकृति की जाए और इस कामकाज से जुड़े लोगों को रोजी रोटी हेतु परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े।
ज्ञापन में 25,000 रुपए की तात्कालिक सहायता और 2 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने सहित अन्य मांगे की गई है। ज्ञापन देने वालों में संस्था अध्यक्ष कन्हैयालाल सोनी, घनश्याम सोनी, दिनेश सोनी, कमल किशोर सोनी, जितेंद्र सोनी, झवरीलाल बूटन, सोहनलाल सोनी, माणकचंद सोनी सहित अन्य शामिल रहे। जटिया कॉलोनी में रहने वाली बीडी महिला श्रमिकों ने उपखंड अधिकारी से बीडी बनाने की स्वीकृति जारी करवाने की मांग की है। एसडीएम को दिए गए ज्ञापन में महिलाओं ने बताया कि कॉलोनी की सैकड़ों महिलाएं बीडी बनाने के काम में जुड़ी हुई है और अधिकांश महिलाओं के परिवार के भरण पोषण का एकमात्र यही जरिया है। विगत लंबे समय से लॉकडाउन के कारण इन महिलाओं के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। महिलाओं ने बताया कि चूंकि बीडी बनाने का काम घर पर रहकर किया जाता है, इससे किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना नहीं होती है। अतः निवेदन किया कि आर्थिक तंगी को मद्देनजर रखते हुए बीडी बनाने की अनुमति प्रदान की जाए और बीडी निर्माताओं पर घर पर ही कच्चा माल सप्लाई करने के लिए पाबंद भी किया जाए। ज्ञापन देने वाली महिलाओं में सुनीता, शकुंतला, गोपी, सरस्वती, जयश्री, संपत्ति, अंजू, जशोदा, डिंपल देवी, लता सहित अन्य महिलाएं शामिल रही। इस मौके पर प्रशासन ने राशन सामग्री संबंधित समस्याओं का समाधान का महिलाओं को आश्वासन दिया। जवाजा थाना क्षेत्र के काबरा गांव में शनिवार अलसुबह शौच के लिए घर से बाहर गई महिला हंसा देवी पत्नी नरेंद्र सिंह पर भालू ने हमला कर दिया। हमले में महिला घायल हुई। इस दौरान महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले मौके पर एकत्रित हुए। ग्रामीणों को देखते ही भालू जंगल की ओर भाग छूटा। घटना के बाद ग्रामीणों ने घायल महिला को उपचार के लिए राजकीय चिकित्सालय जवाजा में भर्ती करवाया। बाद में प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने आसपास के जंगल में भालू की तलाश की, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उसके बाद भालू की मूवमेंट थूनी थाक गांव की ओर पाई गई। यहां पर भी भालू ने खेत की ओर जा रहे थूनी थाक निवासी पिंटू सिंह और हीरा सिंह पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। दोनों को चिल्लाने और गांव वालों के एकत्रित हो जाने के कारण भालू पुनः जंगल की ओर उछल हो गया। ग्रामीणों द्वारा उसकी तलाश करने पर भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उधर ग्रामीणों की सूचना के बाद वन नाके से नाकेश मालाकर अपनी टीम के साथ पहुंचे और उच्च अधिकारियों को सूचना दी। नाके की टीम ने भी भालू को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिल पाया। इस दौरान डीएफओ सुदीप कौर, फॉरेस्टर राजूराम मेघवाल, भगवान, सहायक फॉरेस्टर भरत और गार्ड सुधीर और रामेंद्र के साथ थूनी थाक पहुंची और भालू की तलाश शुरू की, लेकिन दोपहर तक उसके बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद वन विभाग जयपुर से एक टीम ट्रैकुलाइजर गन के साथ में थूनी थाक गांव पहुंची। टीम में डॉक्टर अरविंद माथुर, सुरेश चौधरी और चालक राजेंद्र ढाका शामिल थे। जयपुर से आई टीम ने भी भालू की तलाश शुरू की, लेकिन देर शाम तक भालू को नहीं ढूंढा जा सका। उधर ग्रामीणों पर हुए हमले के बाद आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में दहशत व्याप्त है। खबर लिखे जाने तक भालू को पकड़ने में सफलता नहीं मिल पाई। गया था उधर खेत की तरफ, तो उधर प्रेस भी होना था, तो मैंने उसको देखी एक बार तो वो आगे निकल गई थी। तो मैं उधर से झाड़ियाँ ज़्यादा थी, तो मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद वो कहीं छुपी हुई थी। वापस दूसरी बार अटैक कर दिया। दूसरी बार में ही किया था, फर्स्ट में तो वो निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। शिक्षा विभाग लॉकडाउन समय में विद्यार्थियों के शैक्षिक कौशल को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास में जुट गया है। इसके लिए कई तरह की ऑनलाइन शैक्षिक गतिविधियां शुरू की गई। इसी कड़ी में विभाग अब एक और नवाचार कर हवा महल कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है, जहां कार्यक्रम के तहत कहानियों और अलग अलग तरह की रोचक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को जानकारी देकर प्रेरित किया जाएगा। नई योजना के माध्यम से विद्यार्थियों की सीखने की शक्ति को कहानियों के माध्यम से ज्यादा रोचक बनाते हुए उच्च चिंतन कौशल को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही शिक्षकों की क्षमता संवर्धन के लिए आलेख और सहायक सामग्री शेयर की जाएगी। इसके तहत टेम्पलेट बनाकर कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों और शिक्षकों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। कार्यक्रम के तहत जिले से पंचायत स्तर तक व्हाट्सएप की सहायता से कहानियों के ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ और अभ्यास पत्र शेयर किए जाएंगे। साथ ही शिक्षकों के लिए भी गतिविधियां साझा की जाएगी। इसके लिए तैयार की गई सामग्री का लिंक भी दिया जाएगा, जिसे व्हाट्सएप ग्रुप से समुदाय तक पहुंचाया भी जाएगा। इस कार्य में शिक्षा में कार्य करने वाली पीरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप, टाटा ट्रस्ट, सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस, अजिम प्रेमजी फाउंडेशन, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन और यूनिसेफ इसमें सहयोग करेंगे। राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान राजेश जिंदल ने बताया कि हवा महल योजना के तहत जवाजा ब्लॉक में 22,000 विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं। जवाजा ब्लॉक में कुल 303 स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिनमें 118 प्राथमिक, 122 उच्च प्राथमिक, 18 माध्यमिक और 45 उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के 46,000 के करीब विद्यार्थी पंजीकृत हैं। लेकिन एंड्रॉयड फोन नहीं होने के कारण 22,000 विद्यार्थी ही योजना का लाभ ले पा रहे हैं। राजस्थान ने विद्यार्थियों को अध्ययन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई नवाचार कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। उसमें इस्माइल, हवा महल, शिक्षा वाणी और
डीडी राजस्थान पे, दूरदर्शन पे भी एक स्लॉट हमारे को प्राप्त हुआ है। इसी कड़ी में हमने सभी कक्षा अध्यापकों को निर्देशित कर रखा है कि वो अपनी कक्षाओं के बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना ले और उस ग्रुप में जो स्माइल कार्यक्रम है उसकी प्रतिदिन हम कंटेंट आ रहे हैं उनको भेज रहे हैं। इसी तरह से हवा महल कार्यक्रम SIRT के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें बच्चों को मनोरंजक कहानियाँ और जो है रोचक जानकारियों के माध्यम से अध्ययन से जोड़े रखने का प्रयास है। यह कार्यक्रम छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, तो हम शिक्षकों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि प्रतिदिन 5 अभिभावकों से आप संपर्क करें और अभिभावकों को प्रेरित करें कि वो अपने बच्चों को इन कार्यक्रमों को देखने के लिए प्रेरित करें ताकि वो अध्ययन से जुड़े रहें। कोरोना संक्रमण के चलते समस्त शिक्षण संस्थाओं को एहतियात तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसके चलते कोरोना का संक्रमण नहीं फैले। इसी के तहत कॉलेज आयुक्तालय की ओर से अब एनएसएस के स्वयं सेवकों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। आयुक्तालय की ओर से जारी आदेशों के तहत राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर ड्राइंग और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। आयुक्तालय की ओर से जारी निर्देशों के तहत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन बापू के सपनों का भारत विषय पर ऑनलाइन ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन होगा। वहीं 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर अहिंसा व युवा विषय पर ऑनलाइन निबंध प्रतियोगिता का आयोजन होगा। आयुक्तालय की ओर से जारी आदेशों के तहत प्रदेश के राजकीय और निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को अपने महाविद्यालय के एनएसएस प्रभारियों को निर्देशित करने की जिम्मेदारी दी है। आदेशों के मुताबिक एनएसएस प्रभारी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संदेश प्रसारित कर उक्त प्रोग्राम में स्वयं सेवकों की सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। समस्त एनएसएस प्रभारियों की सह जिम्मेदारी होगी कि इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक एनएसएस स्वयंसेवक हिस्सा ले। कॉलेज की एनसीसी यूनिट की ओर से भी कोरोना वायरस से उत्पन्न कोविड-19 बीमारी के प्रति सामाजिक जन जागरूकता की दिशा में ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन होगा। प्रतियोगिता में कुल 15 प्रश्न होंगे। न्यूनतम 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। प्रतियोगिता में विजेता रहे विद्यार्थियों को ईमेल के माध्यम से ही प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। राजकीय महाविद्यालय ब्यावर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा बापू के सपनों का भारत विषय पर ऑनलाइन ड्राइंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में स्वयं सेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा विद्यार्थियों ने बापू के संदेशों को अपनी कला के माध्यम से अपने द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया। विद्यार्थियों ने अपने चित्रों के माध्यम से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाने और भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय और चिकित्सालय की स्थापना करने के साथ साथ ही वर्तमान समय में जो कोविड-19 चल रहा है उसके लिए विद्यार्थियों ने संदेश दिया कि हमें बीमार व्यक्ति से गणना नहीं करनी है, बीमारी से गणना करनी है, क्योंकि बापू ने ये कहा था कि पाप से गणना करो, पापी से नहीं। ठीक इसी प्रकार हमें कोविड-19 को दूर करना है। विद्यार्थियों ने अपने संदेश के माध्यम से ये संदेश दिया कि एक दूसरे से जो 2 गज की दूरी है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है, उस दूरी को बनाए रखें तथा कोविड-19 को देश से बाहर भगाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। कोरोना संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन के दौरान यूं तो सभी उद्योग और धंधे ठप हो गए, लेकिन कई छोटे छोटे व्यवसाय भी उसकी भीड़ चढ़ गए हैं, जिसके कारण कई दैनिक मजदूर बेरोजगार हो गए और उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। प्रदेश सहित पूरे देश में अपनी विशिष्ट पहचान रखने वाला शहर का एकमात्र व्यवसाय तिलपट्टी उद्योग भी इसकी चपेट में आया। हालांकि इस दौरान इसकी पीक सीजन नहीं है, लेकिन मिठाई में शुमार होने के कारण यहां पर 12 महीने तिलपट्टी का उद्योग चलता है। इस उद्योग से शहर के कई मजदूर अपनी आजीविका कमाते हैं, लेकिन लॉकडाउन में उनका ये रोजगार छिन गया। आइए जानते हैं इस व्यापार से जुड़े व्यापारियों और मजदूरों की क्या पीड़ा है। नुकसान तो वही है, इतने दिन से जो कारोबार चल रहा था, जो रनिंग बैठी हुई थी, तो एकदम लॉकडाउन की वजह से हमारा भी काफ़ी कम हुआ है। सेल काफ़ी परेशानी कम मात्रा में ले जा रही है। अभी कम से कम 6 महीने साल भर तो कम से कम लगेगा। भर में प्रसिद्ध हमारे ब्यावर की तिलपट्टी एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए है, लेकिन 21 मार्च को लॉकडाउन के बाद, हालांकि ये हमारा एक सीजनेबल प्रोडक्ट था, लेकिन हाल ही कुछ वर्षों में इसने 12 महीने ही अपने व्यापार पर अपनी पकड़ बनाई है। जो लॉकडाउन 21 मार्च को हुआ था, उसके पश्चात हमारा व्यापार एक तरह से लगभग बिल्कुल बंद हो चुका है और जो इसके मजदूर थे वो आज की तारीख में पता नहीं कहाँ लापता है। हमारे वो मजदूरों की बड़ी समस्या से गुजरना पड़ रहा है।
सूर्य के 25 मई की सुबह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही नौतपा शुरू हो जाएगा। सूर्य के इस नक्षत्र में रहते 9 दिन तक तेज गर्मी पड़ेगी। रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है जो सूर्य के प्रभाव में आ जाता है। गुरु और शनि की वक्री चाल के चलते इस बार नौतपा खूब तपेगा, लेकिन 30 मई को शुक्र के अपनी ही राशि वृषभ में अस्त होने से गर्मी से राहत मिलने की संभावना ज्योतिषी बता रहे हैं। नौतपा के आखिरी 2 दिन तेज हवा और आंधी चलने के साथ ही बारिश के भी योग बताए जा रहे हैं। शुक्र रस प्रधान ग्रह है, इसलिए वह गर्मी से राहत दिलाएगा। ज्योतिषों का कहना है कि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 25 मई को प्रवेश करने के साथ ही इस नक्षत्र में 15 दिन रहेगा, लेकिन इस अवधि में प्रारंभिक 9 दिनों में अधिक गर्मी पड़ती है। इसे ही नौतपा के दिन कहते हैं। पंडित शर्मा के अनुसार मान्यता है कि नौतपा के सभी दिन पूरे तपे तो आगे के दिनों में अच्छी बारिश होती है। रोहिणी के दौरान अगर बारिश हो जाती है तो इसे रोहिणी नक्षत्र का गलन भी कहा जाता है। सूर्य घूमते हुए मध्य भारत के ऊपर आ जाता है। जब यह कर्क रेखा के पास पहुंच जाता है तो यह 90 डिग्री की स्थिति में होता है। इससे किरण सीधे पृथ्वी पर पड़ती है। इस कारण तापमान बढ़ जाता है। मई के आखिरी सप्ताह में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम रहती है। रोहिणी नक्षत्र 25 मई से 8 जून तक रहेगा। इस साल सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 25 मई को सुबह 8:16 बजे प्रवेश करेगा। अगले दिन से मंगल और शनि का समसप्तक योग बनने से धरती खूब तपेगी और अग्निकांड का भय बना रहेगा। राज्य की राजधानी जयपुर स्थित जेल में कई कैदियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जयपुर प्रकरण के बाद राज्य भर के विभिन्न जिलों की जेलों में बंद कैदियों की कोरोना जांच करवाई जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को शहर के सिदरिया स्थित उपकारागृह में भी बंदियों की कोरोना जांच करवाई गई। राजकीय मृतका चिकित्सालय के घनश्याम सिंह चौहान के नेतृत्व में सब जेल पहुंचे चिकित्सा विभाग की टीम ने सब जेल में बंद 132 बंदियों की स्क्रीनिंग की। आवश्यकता पड़ने पर कुछ के सैंपल जांच के लिए भी भेजे गए। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते घोषित लॉकडाउन के दौरान जहां एक और शहर के कई भामाशाह जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्थाएं में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर के पशु पक्षी प्रेमी पुरुषोत्तम चंदनानी मूक पक्षियों की सेवा में अनवरत रूप से लगे हैं। चंदनानी भीषण गर्मी के इस मौसम में मूक पक्षियों के लिए दाने और पानी की व्यवस्था के लिए पानी के परिंदे बांध रहे हैं और उनमें पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं। शनिवार को भी चंदनानी की टीम ने मुक्तिधाम, एसडी कॉलेज और भगत चौराहा क्षेत्र में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। सेवा कार्य के दौरान चंदनानी आमजन से भी गर्मी के इस मौसम में पक्षियों के लिए परिंदे बांधने और दाने पानी की व्यवस्था करने की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात जिला अध्यक्ष दिव्यशंकर भोतड़ा ने जिला पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना संकट काल के दौरान राहत हेतु पीएम द्वारा घोषित राहत पैकेज के तहत आगामी रणनीति बनाई है। वीसी को संबोधित करते हुए भोतड़ा ने जिला पदाधिकारियों से कहा कि भारत सौभाग्यशाली है कि उन्हें मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिला, जिन्होंने कोरोना के आरंभ में ही आमजन की राहत हेतु 1.7 लाख करोड़ का पैकेज देकर अर्थव्यवस्था और गरीब के लिए प्राथमिक उपचार का काम किया। साथ ही संकट की इस घड़ी में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर देश की जरूरतों के लिए सफल शल्य चिकित्सा का काम किया। वीसी में जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कारावत, सरिता गैना, भैरव गुर्जर, सूरजकरण मेघवंशी, शक्ति सिंह रावत, जीतमल प्रजापत, पवन जैन, रायचंद बागड़ी, महेंद्र सिंह रावत, राजेंद्र महावर, अनीता बैरबा और शैलेंद्र गुप्ता ने अपने विचार रखते हुए बताया कि फसल खरीदी के केंद्र पर्याप्त नहीं है और किसानों को फसल की पूरी कीमत नहीं मिल रही। टिड्डी दल ने काफी नुकसान किया है। क्वारंटाइन सेंटर पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। खाद्य सामग्री के लिए कमजोर वर्ग की सूचियां बनाने का काम शुरू नहीं हुआ है। उधर बिजली के बढ़े हुए बिलों से आमजन परेशान है। जिला महामंत्री पवन जैन ने बताया कि इन सारे विषयों को सांसद और जनप्रतिनिधियों के ध्यान में लाते हुए उपखंड और तहसील पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर ध्यान दिलाया जाएगा। वीसी के दौरान जिला मीडिया सह प्रभारी शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि 25 से 27 मई तक प्रत्येक बूथ पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड अभियान, 28 मई को वीर सावरकर की जयंती, 28 और 29 मई के दिन कोरोना वॉरियर्स परिवार के साथ सैल्यूट अभियान, 31 मई को मन की बात सह परिवार सुनना और 5 जून को पर्यावरण दिवस पर प्रत्येक परिवार द्वारा एक पौधा लगाया जाएगा। वीसी का सफल आयोजन आईटी सेल के जिला सह प्रभारी दिलीप शर्मा और जितेंद्र शर्मा ने किया। सांसद दिया कुमारी ने राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया। सांसद दिया कुमारी ने राज्य सरकार से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उपभोक्ताओं के पिछले 3 माह के मार्च, अप्रैल और मई के बिजली बिल माफ करने का अनुरोध किया है। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश को लगभग 2.5 माह से लॉकडाउन किया हुआ है, जिसकी वजह से सभी तरह के उद्योग धंधे पूर्ण रूप से बंद हैं। लॉकडाउन के चलते हर वर्ग आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा बिजली के बिलों पर सभी विलंब शुल्क जोड़कर 3 महीने का बिल एक साथ भरने के निर्णय ने आर्थिक संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाल दिया। ऐसे में मार्च, अप्रैल और मई का स्थगित बिल एक साथ मैं ब्याज और पेनल्टी वसूलना आमजन के साथ अन्याय होगा।
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को मार्च, अप्रैल और मई माह का बिल एक साथ में ब्याज और पेनल्टी जमा कराने के आदेश जारी किए थे, जिस पर सांसद दिया कुमारी ने राज्य सरकार से आदेश तुरंत प्रभाव से वापस लेने और 3 माह का बिजली और पानी का बिल माफ कर जनता को राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है। ज्ञात रहे कि ब्यावर उपभोक्ताओं के लिए विद्युत विभाग ने बिल माफी के फिलहाल कोई आदेश नहीं होने के कारण 150 यूनिट उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं और कृषि उपभोक्ताओं को बिना विलंब शुल्क के साथ कुल राशि पर 5% की छूट दे रखी है। उधर सांसद ने भी इस संबंध में 3 महीने का पूरा बिल माफ करने की राज्य सरकार से मांग उठाई है।